हाय एवरीवन। आई होप आप सभी की स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड एआरसी की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके समरी पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये पॉइंट्स रेडी टू यूज़ हैं, इन्हें आप समझ के जहाँ पर भी सिचुएशन कंटेंट सही रहता है वहाँ पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। और ये सारे समरी पॉइंट्स टोटल मैंने 2 पेजेस में बनाए हैं और ये इतने ज़्यादा सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं कि इनका आप फटाफट से रिवीजन करके एंड मोमेंट में अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सेकेंड एआरसी के बारे में आप सभी जानते हो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन रिसोर्स है। और इसको अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करोगे, क्योट करोगे, तो आपकी जो ऑथेंटिसिटी है और जो मार्क्स गेन करने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने और भी अलग अलग तरीके का कंटेंट पब्लिश कर रखा है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। वो आपकी यूपीएससी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट से, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली जो रिपोर्ट है उसमें सेकेंड एआरसी ने साफ कहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ओएसए, इसे रिपील कर दिया जाना चाहिए, इसे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। साथ में एक और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है कि जो ओथ ऑफ सीक्रेसी अभी ली जाती है, इसके बजाय ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी ली जानी चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ओथ ऑफ सीक्रेसी से वर्ड ही थोड़ा सा नेगेटिव है, तो ये अच्छा है। ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करा जाना चाहिए। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको अमेंड करके अभी उसका जो कंपोजिशन है वो है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये गलत है, इसकी बजाय यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप कहीं पर भी किसी भी बॉडी में इस तरीके का कंपोजिशन देखते हैं जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आप ये तरीका वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप सजेशन दे सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जगह दी जानी चाहिए बजाय कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन मुझे लगा था वो है कि 1% ऑफ ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स शुड बी स्पेंट फॉर अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आपने आरटीआई के ड्रॉबैक्स पढ़े हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन देंगे ही कैसे। इसलिए 1% ऑफ ऑल फंड्स शुड बी डिवोटेड फॉर अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड फॉर दैट प्रोग्राम। इसके बाद में जो सेकेंड रिपोर्ट है, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, इसके अकॉर्डिंग रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए पंचायत के। किसके द्वारा? इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा। इंडिपेंडेंट एजेंसीज पंचायत का अगर रेगुलर ऑडिट करेंगी तो वहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज है उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। साथ में एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट शुड बी ओपन्ड इन एवरी ब्लॉक फ्रॉम नरेगा फंड्स। जो नरेगा के फंड्स हैं उनसे अभी एम्प्लॉयमेंट में यूज उन्हें किया जाता है, लेकिन साथ में उसी ब्लॉक में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर इंस्टीट्यूट भी खोले जा सकते हैं। ये सेकेंड आरसी का रिकमेंडेशन था। साथ में फिक्स वेज रेट्स, हार्मोनाइज रेट्स अक्रॉस स्टेट्स, ये जनरल रिकमेंडेशन है। साथ ही ये भी सजेशन दिया गया कि कॉमन इंटर मिनिस्टीरियल एम्पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी फॉर नरेगा बनाई जानी चाहिए। लेकिन मेनली मुझे ये 2 रिकमेंडेशन ज़्यादा अच्छे लगे थे, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी सारी जगह स्किल डेवलपमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट में आप इसका तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। इसके बाद में जो थर्ड रिपोर्ट है, क्राइसिस मैनेजमेंट, इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आरसी का ये कहना है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी है इसका इंक्लूजन होना चाहिए कंकरेंट लिस्ट में। साथ में प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। और वो कैसे किया जाएगा? एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, जैसे जापान है। जापान का डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर इतने ज़्यादा डिजास्टर आते हैं तो भी वो कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहाँ से सीखा जा सकता है। वहाँ की कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट करे जा सकते हैं। फिर इंटरस्टेट रिवर्स के रिगार्डिंग सेकेंड आरसी का ये कहना था कि सेपरेट लॉ होना चाहिए टू सेटअप मैकेनिज्म टू कलेक्ट डेटा, मैनेज फ्लो एंड रिलीज ऑफ वाटर। इसके बाद में एथिक्स इन गवर्नेंस फोर्थ रिपोर्ट है। उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का। तो जब भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है या करप्शन की बात हो रही है, और वहाँ पर आप इस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को प्लेस कर सकते हैं कि सेकेंड आरसी ने सजेशन दिया था, इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम होगा। साथ में टाइटन एंटी डिफेक्शन लॉ, अमेंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट टू डिसक्वालीफाई हीनियस चार्ज पीपल, जिनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप हैं जैसे मर्डर का, रेप का, उनको ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए प्रोविज़न ऐड करना होगा अमेंड करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करा जाना चाहिए और इस तरीके के लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन शुड बी डन बाय अ कोलेजियम सिस्टम, यह हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था।
फिर कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स, ये काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन है। कोड ऑफ एथिक्स फॉर मिनिस्टर्स लाया जाना चाहिए, जिसमें उनकी एथिकल ड्यूटीज, एथिकल वैल्यूज मेंशन होनी चाहिए। अबोलिश एमपी लेड एंड एमएलए लेड। फिर इसके बाद में नेशनल जुडिशल काउंसिल बनाई जानी चाहिए, जिसमें मेंबर हो जुडिशरी, जिसका काम हो अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, और इसमें जो कॉलेजियम बने उसमें रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के। तो नेशनल जुडिशल काउंसिल का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जुडिशल रिफॉर्म्स में। साथ में लोकपाल एक्ट से प्राइम मिनिस्टर को आउट रखा जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आने चाहिए। सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शन्स, अब यहाँ पर ये जो रिकमेंडेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन है। देखो अभी जो लाइसेंसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, रेड टेपिज्म है ना, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा करप्शन भी होता है। तो सेकेंड ARC का ये कहना है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइलेंस लाया जाना चाहिए। अब ये मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसा किसी भी लाइसेंस को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर देने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे ये टाइमलाइन होनी चाहिए कि सपोज करते हैं 30 डेज के अंदर ये लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर 30 डेज के अंदर उस लाइसेंस को अप्रूव नहीं किया गया तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड माना जाएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव साइलेंस। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लेते हैं किसी भी चीज़ का आप सपोज करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो, उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर देगी कि 30 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर 30 डेज में अथॉरिटीज़ ने उसे अप्रूव नहीं करा तो पॉजिटिव साइलेंस के तहत वो ऑटोमेटिकली 30 डेज पूरे होने के बाद अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यह है पॉजिटिव साइलेंस का, ये कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर डिफाइन करप्शन इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट टू इंक्लूड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। अगर कोई जस्टिस में बाधा डालता है तो उसे भी करप्शन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये स्पेशली रेलेवेंट है जब जो पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं तो अगर उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो वो जो उसमें जस्टिस की प्रोसेस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए इसे भी करप्शन की कैटेगरी में डालने की रिकमेंडेशन सेकेंड ARC ने दी है। इसके बाद में एक और जो मेजर रिकमेंडेशन है वो है रिड्यूस डिस्क्रिशन। क्योंकि कई बार आपने पढ़ा होगा जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है पॉलिटिशियंस के पास में, ब्यूरोक्रेट्स के पास में, उसके कारण कई सारे केसेस में करप्ट एक्टिविटीज भी देखी गई है। और इसीलिए ये रिकमेंडेशन दिया गया कि जो कमिटीज है उस सिस्टम को प्रेफर किया जाना चाहिए इन इंपॉर्टेंट मैटर्स रेदर देन इंडिविजुअल टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिशन। तो जहां पर भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वहां पर कमिटीज डिसीजन लें ताकि डिस्क्रिशन को रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद में फिफ्थ रिपोर्ट है पब्लिक ऑर्डर, जस्टिस फॉर रिच, पीस फॉर ऑल। ये इस तरीके के जो क्योर्ड्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। अब इसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनाया जाना चाहिए जो कि हेड ऑफ प्रोसिक्यूशन हो और इन्वेस्टिगेशन को गाइड करे। साथ में इंस्पेक्टोरेट ऑफ पुलिस होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो। लोकल कोर्ट्स इस्टेब्लिश की जानी चाहिए, जहां पर भी 25,000 से ज़्यादा रूरल पीपल रह रहे हैं वहां पर एक लोकल कोर्ट होनी चाहिए। फिर एक नया कानून होना चाहिए फेडरल क्राइम्स के लिए, जैसे कि सेडिशन, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ट्रैफिकिंग, इन सारी चीज़ों के लिए। फिर सिटीजन फ्रेंडली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्राइम का, जो FIR है वो काफ़ी ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए, काफ़ी आसानी से लोग FIR दर्ज करा सकें, पुलिस कोऑपरेट करे, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। जो आफ्सपा है इसको लेकर काफ़ी बार प्रोटेस्ट होता है, तो इसको रिपील करने की सलाह सेकेंड ARC ने दी है कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और जो UAPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसे अमेंड करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में लागू किया जाना चाहिए। अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आफ्सपा है, तो इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए और UAPA को वहां पे लागू किया जाना चाहिए, थोड़ा सा उसे अमेंड करके। इसके बाद में सिक्स्थ रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस। अब यहाँ पर एक बहुत मेजर रिकमेंडेशन है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अब ये होता क्या है, यहाँ सपोज करिए एक ट्राइंगल है, ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है लोकल गवर्नमेंट। तो जो भी फंक्शंस, काम पब्लिक के लोकल लेवल पर हो सकते हैं वो लोकल लेवल पर होने चाहिए। उसके बाद में जो काम लोकल लेवल पर नहीं करे जा सकते वो स्टेट लेवल पर होने चाहिए। और फिर अगर कोई काम बच जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, लोकल भी नहीं कर सकती, तब वो यूनियन के पास होना चाहिए। तो यह है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी की जो भी काम लोवेस्ट टायर पे हो सकते हैं वो लोवेस्ट टायर को डिवोट कर दिए जाने चाहिए, डिवोल्व कर दिए जाने चाहिए। इससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा और जो पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस है वो अचीव करी जा सकेगी। इसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए हर एक स्टेट में, जिसमें मेंबर्स हों फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट्स। राज्यसभा है पार्लियामेंट में, ठीक है। राज्यसभा का काम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टेट लेवल पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जानी चाहिए हर एक स्टेट में, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स हों। और उन्हें इलेक्ट कौन करेगा, लोकल गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, जैसे अभी स्टेट सिलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को।
फिर एमपीज और एमएलएज जो हैं वो लोकल बॉडीज के मेंबर नहीं होने चाहिए। लिस्ट सिस्टम होना चाहिए। और सेकेंड आरसी का ये भी रिकमेंडेशन है कि नो नीड ऑफ रोटेशन फॉर रिजर्वेशन। जो है रिजर्वेशन वाली सीट से उन्हें रोटेट किया जाता है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन एमपी लेड एंड एमएलए लेड को अबोलिश करने की बात करी है। अब इसके अलावा एक और मेजर रिकमेंडेशन है, वो है मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, उसे चीफ एग्जीक्यूटिव की पावर दी जानी चाहिए और मेयर्स की खुद की भी एक कैबिनेट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, लोग जब मेयर को डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, जैसे वो सीएम और पीएम को इलेक्ट करते हैं, तो मेयर ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे और जो लोकल गवर्नेंस है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। फिर मेट्रोपॉलिटन पुलिस अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ये भी एक सुझाव है। तो अर्बनाइजेशन में जो क्राइम वाला एंगल है वहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। इसके बाद में 7th रिपोर्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग की फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन फ्रॉम फ्रिक्शन टू फ्यूजन। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्रिएट किया गया था, लेकिन इससे कुछ इम्बेलेंसेस हुए। और सेकेंड आरसी का ये कहना है कि जो अभी डेवलपमेंट एज कैरेट और सेकेंड आरसी का ये भी कहना है कि जो अभी डेवलपमेंट एज कैरेट और पुलिस एज स्टिक, जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है कि डेवलपमेंट के तौर पे तो उन्हें कैरेट दिखाई जाएगी और पुलिस का डर दिखा के स्टिक के तौर पे यूज़ किया जाएगा, तो वो अभी सफिशेंट नहीं है। इसकी बजाय नेगोशिएशंस होने चाहिए और इसको पूरी तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर इशू के तौर पे नहीं डील किया जाना चाहिए। तो ये एक रिकमेंडेशन था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए कि डेवलपमेंट कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी सफिशिएंट नहीं है, नेगोशिएशन को तवज्जो दी जानी चाहिए। साथ ही वाटर के लिए एक नेशनल वाटर लॉ का भी रिकमेंडेशन सेकेंड आरसी ने दिया है। और वाटर पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हर साल वाटर क्राइसिस पे अलग अलग तरीके से, तो आप ये रिकमेंडेशन दे सकते हो। सेकेंड आरसी ने जो दिया है कि नेशनल वाटर लॉ होना चाहिए। फिर कम्युनलिज्म जो है तो उस पर नया लॉ लाने की कोई जरूरत नहीं है। आईपीसी और सीआरपीसी के जो प्रोविजंस हैं उन्हें ही स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। इसके बाद में कॉम्बेटिंग टेररिज्म, ये एक 8th रिपोर्ट है सेकेंड आरसी की। इसमें स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई है जो टेररिज्म को लेकर जो जितने भी केसेस हैं उनको डील करेगी, उनको फास्टली रिजोल्व करेगी। साथ में एक फेडरल एजेंसी होनी चाहिए टू डील विद टेररिज्म, उसके लिए तो एनआईए अभी बना दी गई है। फिर एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए सारी पार्टीज के बीच में अबाउट हाउ टू टैकल टेररिज्म। देन गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, काउंटरिंग सबवर्सिव एक्टिविटीज़, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, उनको काउंटर किया जाना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क एक प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि टेररिज्म को टैकल किया जा सके। और कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाना चाहिए जो भी एजेंसीज हैं उनकी, ताकि वो टेररिज्म को इफेक्टिवली डील कर सके। फिर इसके बाद में 9th रिपोर्ट है सोशल कैपिटल पे। तो जो अभी नाबार्ड एक्ट है उसमें रूरल एरियाज को इंक्लूड किया गया है, लेकिन सेकेंड आरसी का ये कहना है कि जो अर्बन सेमी अर्बन एरियाज हैं उनको भी इसके रिफाइनेंस मैंडेट में लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ पर भी डेवलपमेंट किया जा सके। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल जो है वो एग्जीक्यूटिव को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर देता है टू कैंसल सर्टिफिकेशन ऑन वेग ग्राउंड्स। तो ये क्रिटिसिज्म करा है सेकेंड आरसी ने, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद में 10th रिपोर्ट है रिफर्बिशिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन है कि एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट होने चाहिए बिटवीन मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट, जिससे ईयर एंड में वो रिव्यू कर सके कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, क्या आउटकम रहा और कहाँ पे उनको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे के एनुअल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट लाए जाने चाहिए। फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, अनफिट पाए जाते हैं सेकेंड रिव्यू में, तो उनको आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ सर्विस डिसकंटिन्यू कर दिया जाना चाहिए, उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। साथ ही जो सिविल सर्वेंट्स है वो डेपुटेशन पे जाते हैं कई जगह, तो सेकेंड आरसी का कहना है कि डेपुटेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स होना चाहिए ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। जो भी फॉर प्रॉफिट कमर्शियल पर्पज के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर सेकेंड आरसी का ये कहना है कि डेपुटेशन पे सिविल सर्वेंट्स को नहीं भेजा जाना चाहिए। इसके बाद में प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, ये सेकेंड आरसी की 11th रिपोर्ट है। इसमें कुछ रिकमेंडेशन है। सबसे पहला, कंजेनियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए जहाँ पे ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जानी चाहिए पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, ताकि वहाँ पे ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट की जानी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए जाने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बिल्डअप किया जाना चाहिए ताकि जो भी डिजिटाइजेशन की एक्टिविटीज़ है उन्हें कोऑर्डिनेट किया जा सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाना चाहिए और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जैसे कि आपकी रेलवेज, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें। इसके बाद में 12th रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी।
प्रमोट किया जाना चाहिए। यहाँ आप इस तरीके का डायग्राम से इसे याद रख सकते हो, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और सबसे ज़्यादा पावर लोकल गवर्नमेंट के पास में होनी चाहिए, फंक्शंस, फिर स्टेट और फिर यूनियन के पास। और सेकेंड ARC का ये भी कहना है कि पीपल इंगेजमेंट इंश्योर किया जाना चाहिए एट ऑल 3 स्टेजेस, जैसे कि प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। ये 3 स्टेजेस होती है किसी भी प्रोग्राम की। फर्स्टली उसे प्लान किया जाता है, फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और थर्ड में उसे मॉनिटर किया जाता है कि जो रिजल्ट डिजायर्ड है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे पीपल की इंगेजमेंट होनी चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। फिर मैंडेटरी सोशल ऑडिट होना चाहिए, इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए सारे प्रोग्राम्स का पीरियोडिक बेसिस पे, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर 7 स्टेप मॉडल सेकेंड ARC ने दिया है फॉर सिटीजन सेंट्रिसिटी। सबसे पहले जो भी आपकी सर्विसेज हैं उन्हें डिफाइन किया जाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए, जो भी उसे डिलीवर करेगा उसकी कैपेसिटी बिल्डअप होनी चाहिए। फिर परफॉर्मेंस दी जानी चाहिए, उस परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाना चाहिए, इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि और कैसे इसे इंप्रूव करा जा सकता है, और फिर इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। और इफेक्टिव पब्लिक रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाए जाने चाहिए। इसके लिए CP ग्राम्स है, आपने सुना होगा इसके बारे में, प्रगति प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। फिर 13th रिपोर्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर यह कहा है सेकेंड ARC ने कि जो गवर्नमेंट स्टाफ है उसका रेशनलाइजेशन होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री का कंसेप्ट है उसे रीडिफाइन किया जाए, जो भी ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो एक मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारे एक जैसे होने चाहिए, उनके फंक्शंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग होने चाहिए। फिर जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं अ फाइल मस्ट पास थ्रू, वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो जो फाइल है अगर वो मल्टीपल लेवल ऑफ अप्रूवल के लिए जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो डिले होगा। तो वहाँ पर सेकेंड ARC का ये कहना है कि रेड टेपिज्म को रिड्यूस करने के लिए और जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है उसे स्पीड अप करने के लिए, अप्रूवल्स को स्पीड अप करने के लिए जो लेवल्स हैं जिनसे फाइल अप्रूवल होना है उनको 3 से कम रखा जाना चाहिए। इसके बाद में 14th रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। तो इसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन सेकेंड ARC का यह है कि जितनी भी एडहोक स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट हैं बजट में या फिर नेशनल डेज पे, वो बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और पॉपुलिज्म बढ़ता है। जो भी स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली अनाउंस होनी चाहिए, उनको एडहोक बेसिस पे नहीं अनाउंस किया जाना चाहिए। फिर चीफ इंटरनल ऑडिटर होना चाहिए हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा CAG के साथ। चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफिस होना चाहिए हर एक मिनिस्ट्री में जो CAG के साथ ऑडिट करेगा। CAG जो ऑडिट करेगा उसमें वो इंटरनल ऑडिटर ऑफिसर उसकी मदद करेगा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और एक और रोल क्रिएट किया जाना चाहिए चीफ फाइनेंस ऑफिसर का, जिनका काम होगा फाइनेंशियल एडवाइस देना। फिर उसके बाद में 15th रिपोर्ट है और ये फाइनल रिपोर्ट है सेकेंड ARC की, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल गवर्नमेंट की रिगार्डिंग अगर आपको रिकमेंडेशन लिखने हो या स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए लिखने हो तो ये काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। इसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी चाहिए सीनियर लेवल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्हें एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जानी चाहिए कि 1 साल या 6 महीने के लिए वो उसी पोस्ट पर रहेंगे, उसी जगह रहेंगे, ताकि वो जितने भी काम है उन्हें डेडिकेशन के साथ विदाउट एनी फियर कर सकें। फिर इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जानी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरह एक्ट करे विद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज चीफ ऑफिसर, जो कि अकाउंटेबल होगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए जिसके हेड होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ ऑफिसर, और वो रिपोर्ट करेंगे उस काउंसिल को। साथ ही जो मेयर होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनके डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए और मेयर की कैबिनेट होनी चाहिए। फिर दिल्ली CM है वो हेड होने चाहिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और जो लोकल पुलिसिंग के फंक्शंस है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिए जाने चाहिए। फिर इसके बाद में ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ असम गिव पेरिटी विद रिगार्ड टू लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये अबव के रिकमेंडेशन, स्पेशली ये 3 रिकमेंडेशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप अपने आंसर्स में, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट की कैसे फंक्शनिंग इंप्रूव की जा सके, लोकल गवर्नमेंट की कैसे फंक्शनिंग इंप्रूव की जा सकती है, कैसे सिविल सर्वेंट को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दी जा सकती है, तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये थी सेकेंड ARC की समरी, जिसमें मैंने की पॉइंट्स ऑफ ऑल सेकेंड ARC रिपोर्ट्स मेंशन करे हैं। इनको अगर आप यूज़ करोगे अपने आंसर्स में तो बिलीव मी आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन करने का मौका मिलेगा और आपकी जो मार्क्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, 2-3 बार आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे और फिर उन्हें अपने आंसर्स में इनकलकेट करने की प्रैक्टिस करना। तो दिस वाज वीडियो फ्रॉम माय साइड। अगर इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हुई हो तो इसे जरूर से लाइक करना, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस बेसिस पे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।